हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, वड़ेकम। स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म privateteacher.com पे। मैं हूं आपके साथ में आपकी एजुकेटर स्वाति। तो जी हाँ, शुरू हो चुकी है हमारी प्लेटफॉर्म पे सी टेट जून 2024 की तैयारी। एक ऐसा एग्ज़ाम है जो मतलब मैं बात करूँ अगर सी टेट के विषय में, तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है ना कि जो हर 6 महीने पे होता है और बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं और बहुत सारे बच्चे निकाल भी लेते हैं और बहुत सारे बच्चे रह भी जाते हैं। डिपेंड अपॉन बच्चा टू बच्चा कि कौन निकाल रहा है कौन रह जाता है। बट एक चीज़ जो श्योर है इस एग्ज़ाम के विषय में वो ये है कि ये हर 6 महीने पे होगा। आंधी तूफान वर्षा चाहे कुछ भी आ जाए, बट एग्ज़ाम होना आपका नहीं रुकेगा। सो हाल फिलहाल के लिए जो भी बच्चे हमारे साथ में आ चुके हैं एक बार मुझे बता दें, अपनी उपस्थिति का एहसास करा दें। उसके बाद हम क्वेश्चंस को लेकर के चलना शुरू करेंगे और हमारी सीटेट वाली श्रृंखला चल रही है जिसमें आपके चाइल्ड पेडोगॉजी और जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं वो ऐसे हैं कि आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब यही नहीं कि सिर्फ सीटेट के क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे साथ में, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होते रहेंगे। गुड आफ्टरनून उत्कर्ष, वेरी गुड आफ्टरनून, यू आर इन द क्लास। तो अभी आपका क्लास यहाँ पे चल चुका है, क्वेश्चन आपके सामने है तो आपको दिख भी रहे होंगे, है ना। और क्वेश्चन अच्छे हैं। एक चीज का जिसका मैं वादा आप लोगों से कर सकती हूँ हमेशा, मतलब यही नहीं कि सिर्फ सीटेट के क्वेश्चन हो रहे हैं, जो वादा है वो इस चीज का रहता है कि भाई मैं आपको क्वेश्चंस अच्छे वाले दूंगी और अच्छे वाले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहे हैं। जितने शीघ्र आपके आंसर आएंगे उतनी तेजी से हम अपने क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 जो है आपका, मैं बता दे रही हूँ 1/11/2011 को ये पेपर, जो सबसे पहला आपका सीटेट का पेपर हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों। यानी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बाहर है यानी कि आपके जो पाचन अंग में अमाशय है उसके अंदर पाचन क्रिया बहुत तेजी से होती है, क्यों। क्योंकि आपका पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि वे बाहर आपके क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। पाचक रस जब अमाशय के बाहर आते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम तेजी से क्रिया करने लगता है। टू का आंसर, टू का नहीं ए का बताओ पहले बच्चे, पहले ए का आंसर आप बताइए, उसके बाद टू के आंसर पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ पहले। 1 का बताओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या है रीजन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले आप बताइए, यदि आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज है तो आप मुझे बताइए कि आप कंफ्यूज हैं, देन आपको मैं बता दूंगी इसका राइट आंसर। तो देखो, मुझे लग रहा है कि जहां तक आपको कंफ्यूजन है तभी आपने मुझे बोला है कि मैं 1 का नहीं 2 का बता रहा हूँ। तो मैं 1 का आंसर आपको बता देती हूँ कि जो अमाशय के अंदर आपकी जो पाचन क्रिया है वो अत्यधिक तेजी से इसलिए होती है। यस, राइट आंसर आपने डी दे दिया है, वेरी गुड। क्योंकि अमाशय के अंदर जो भोजन है उसका मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर 2, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमानों पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो देखो, इस प्रकार के प्रश्न यदि आपको नहीं आते हैं तो आप एलिमिनेशन से करना शुरू करो कि भाई देखो ऐसे रसायन तो होते नहीं रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि रसायन होंगे तो वो कीटाणुओं को मारेंगे, साथ साथ में भोजन पे भी बुरा असर पड़ेगा। कम तापमान पे भोजन का नमी तत्व घट जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब कम तापमान होता है तो वहां पे आप जब भोजन को निकालो ठंडा ठंडा रहता है। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बच क्या रहा है, एक यही बच रहा है कि कम तापमान पे जो रोगाणु हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। राइट नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 63 कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि वो नमकीन पानी में तैरता रहता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व तो नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी से अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी में कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63,
क्या ऐसा रीजन है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है? यानी कि जो साधारण पानी होता है, नॉर्मल वाटर होता है, उसमें आप जब नींबू डालेंगे तो वो डुब डुब डुबकी मार के डूब जाएगा, परंतु यदि वही आपका नमक वाला पानी है तो उस पर तैरता रहेगा। इसका रीजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपका मैं वेट कर रही हूँ। उत्कर्ष का आंसर आ गया ए, एंड यस राइट आंसर इज साधारण नमकीन पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नींबू फ्लोट करता है, तैरता रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड उत्कर्ष। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? यानी कि किसकी उपस्थिति से आप ब्लड टेस्ट में ये फाइंड आउट करेंगे कि पर्टिकुलर बंदे को मलेरिया हुआ है? रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं आपकी पाई जाती हैं, मच्छर के लार्वे पाए जाते हैं, मच्छर के अंडे पाए जाते हैं, या रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम पाया जाता है? किसके द्वारा आपको जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो ये पता चलता है कि जिस भी व्यक्ति का आपने ब्लड टेस्ट किया है उसे मलेरिया हो चुका है? अब देखो, लार्वे तो नहीं ही पाए जाएंगे, है ना। लार्वे और अंडे तो हटा दो, पहले ही हटा दो, क्योंकि लार्वा अंडा कहाँ मिलेगा भाई? लार्वा अंडा नहीं मिलेगा उसका, वो तो पानी में मिलेगा, आपको रक्त में तो मिलेगा नहीं, है ना, कि मच्छर आपके रक्त पे बैठ करके अंडे दे रहा है, लार्वा बना रहा है। तो ये दो तो पहले ही हटा दो। अब बच कौन सा रहा है आपका? ए बच रहा है, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो भाई देखो, रक्त में आपके क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि रक्त के टेस्ट में आपको यकृत कोशिकाओं के बारे में कहाँ से मालूम पड़ जाएगा? तो जो राइट आंसर आपका जाएगा वो यही जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम की उपस्थिति पाई जाती है, जिससे कि पता चलता है कि व्यक्ति को मलेरिया हुआ है। वेल, वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 65 पे हम हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि टूटता तारा, उल्का जो है, उल्का पिंड जिसको हम कहते हैं ना, टूटता तारा की विश मांग लो। ये टूटता तारा क्या है? एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा। क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन में जैसे ही आपने आंसर देखा होगा, जहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि उल्का पिंड जिसे हम बोलते हैं, टूटता हुआ तारा कौन सा है। और राइट आंसर उत्कर्ष ने यहाँ पे दे दिया है, एंड यस बच्चे, दैट इज आपका उल्काब, जो पृथ्वी के वायुमंडल में के पहुंचते ही आग पकड़ लेता है और इसीलिए हमें तारा जैसा दिखाई देता है। ओके, वे आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले या ईंधन का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है? और खाना पकाती है, पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, उसका कारण क्या है? यानी कि जो दुर्गा है उसे खांसी आने का कारण क्या है? कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो जा रही है, या जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या फिर जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, या फिर उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण और वृद्धावस्था। क्या रीजन है कि दुर्गा जो लकड़ी पे खाना बना रही है उसे खांसी क्यों आती है? क्वेश्चन नंबर 66। कार्बन मोनोऑक्साइड यदि देखो उसके नली में जमा हो गई होती तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड के विषय में कहते हैं दम घोटू ना, मार डालेगी वो तो अगर वो उसकी नली में जमा हो जाएगी तो खांसी नहीं आएगी, दुर्गा को भी साथ ले जाएगी, तो ये तो हटाई दो, है ना। अब ये दो कुछ सही लग रहा है, डी वाला भी सही नहीं लग रहा है, सही लग रहा है बी और सी, कि जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, या फिर जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। देखो, मोनोऑक्साइड को जमा मत करो वरना इंसान राम नाम सत्य कर जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा 6 वाले का बच्चा, वो जाएगा बी। उत्कर्ष, राइट आंसर भी देख लो बेटा, राइट आंसर भी देख लो। बी, सॉरी बी तुमने दिया है, बी नहीं तुमने ए दिया है, बी इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, कि जो जलता हुआ ईंधन है उससे उत्पादित जो धुआं है वो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। और 7 का भी तुमने आंसर दे दिया है कि एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी अधिक है? और तुमने आंसर दिया है 7 का ए, एंड यस ऑब्वियस सी बात है 50% चांस है कि ए होगा, 50% चांस है कि ओ होगा, तो 50% संभावना है। वेरी गुड, वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68,
क्वथनांक यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? क्वथनांक से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथनांक नहीं। क्वथनांक से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। क्वथनांक में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथनांक और वाष्पीकरण में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। वाष्पीकरण इसको कहते हैं वेपोराइजेशन यानी कि भाप बनना। तो उबलने में, पानी के उबलने में और भाप बनने में डिफरेंस क्या है? क्वथनांक से जल की अवस्था बदल जाती है, ऐसा तो है नहीं। जो क्वथनांक का प्रोसेस है, जब वो चलता है तो जल जल ही रहता है ना, तो ये तो हटा दो, क्वथनांक से जल की अवस्था नहीं बनती है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पे हो सकता है जबकि क्वथनांक नहीं। तो दैट इज ट्रू, क्योंकि आपने जैसे ही गैस पे पानी को चढ़ाया तो भाई साहब आपने अगर उसके ऊपर एक बर्तन रखा, आप उसको 2 मिनट बाद हटाएंगे, पानी उबल नहीं रहा होगा, परंतु आपको उस बर्तन पे कुछ बूंदे पानी की दिखाई देंगी, तो वो वाष्पीकरण के कारण हो रहा है। तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है परंतु क्वथनांक नहीं। ठीक है, चलो ये देखो, क्वथनांक से द्रव का आयतन कम हो जाता है ना भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वथनांक में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से वो यह कर रहा है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब इसका भी देखो, आपका क्लोज एंडेड आंसर है थ्रेसिंग, निष्पादन, फसल की कटनाई या फिर हस्तचयन। तो जाहिर सी बात है, ना ही वो निष्पादन है, ना ही कटाई है, ना ही हस्तचयन है, वो भूसे से अलग कर रहा है। तो एक पंखा है, उस पंखे को चला करके कुर्सी पे खड़ा होकर अनाज को गिरा रहा है, जो प्रक्रिया आपकी थ्रेसिंग कहलाती है। ये थ्रेसिंग मशीन से भी आजकल हो रहा है। वेरी गुड। और 70 का आंसर भी उत्कर्ष ने दे दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें चिकना बनाए और साफ रखने में मदद मिलती है। खुरदरा बना करके घर्षण बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या कीटों से दूर रखने के लिए? तो भैया कीटों से दूर रखने के लिए। एक मिनट, चिकना और साफ बनाए रखने के लिए। देखो इसमें आपका 2 आंसर आप देख सकते हो कि गाय के गोबर से जो आपकी झोपड़ी और दीवारों पर फर्श को लीपा जाता है, उसका 2 भी रीजन हो सकता है। देखो, एक तो चिकना और साफ बना रखा जाता है, और कीटों से दूर रखने का भी यूज हो सकता है। तो इसमें आपके 2 आंसर जाएंगे, डी भी जाएगा, ए भी जाएगा। ठीक है, ये दोनों आंसर आपका जाएगा इसमें। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट वाले क्वेश्चन है। वेल, क्वेश्चन नंबर 71। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? एनीमिया या रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया। तो देखो भैया, अगर वो आपके क्या खा रही हैं, चॉकलेट, समोसे, डबल रोटी इत्यादि, तो उनको हो जाएगा मोटापा। मीरा को तो मोटापा हो रहा है, और वो लोहे की कमी वाला खाना खा रही हैं, तो उनको हो जाएगी भैया रक्त अल्पता, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में एनीमिया भी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, 11 या 71 जो भी आप बोलो, उसका राइट आंसर क्या जाएगा? मेरे इतना हिंट देने के बाद तो आई थिंक अब आपका आंसर आ ही जाना चाहिए। मेरे इतने हिंट के पश्चात अब आपका आंसर आ जाना चाहिए। आप लोगों के आंसर का मैं वेट करती रहती हूँ। सो भैया यहाँ पे जो आंसर आपको जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटापा और एनीमिया। हाँ जी उत्कर्ष, वेरी गुड, आपने भी आंसर दे दिया हमारे साथ साथ में, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब 72 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो कि आपके स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीन तंजने रोग से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारे उपाचय दर बढ़ा करके भार में कमी लाते हैं। विटामिन किस प्रकार के पदार्थ हैं? स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में ले आते हैं। क्या आप विटामिन को दवाई के रूप में लेते हो? इज दैट ट्रू? आप विटामिन को क्या दवाई के रूप में लेते हैं? नहीं, आप फलों इत्यादि से, खाने से भी उन्हें प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो निकल ही गया, गलत ही चला गया। फिर पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो भैया मांसपेशियों के विकास के लिए आपके विटामिन नहीं होते हैं। विटामिन एक्चुअली करते क्या हैं, इसका आंसर आप हमें दे दो। और
12 का यहाँ पे सी आ गया है एंड दैट इज वेरी ट्रू। उत्कर्ष आज तो तुम बहुत कमाल कर रहे हो कि हीनता जन यानी कि आपकी जो डिफिशियंसी से होने वाले रोग हैं उनके बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। वेल, क्वेश्चन नंबर 73 अगेन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, ए के बैनर्जी या सुंदरलाल बहुगुणा जी? आपको सोचना ही नहीं है 73 के बारे में। डी इज राइट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा जी आपके चिपको आंदोलन के लिए आपके बड़े ही ज्यादा प्रणेता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट बोतल, प्लास्टिक के खिलौने इत्यादि। रीना के दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है: अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध है या दुर्गंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 74, वेटिंग फॉर योर आंसर। 74, 14 का ए, वेरी गुड। अपघटित होने वाले और ना अपघटित होने वाले के आधार पे उन्हें अलग कर रही है। रीना इज वेरी स्मार्ट। 75, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बिठा दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर बैठ करके गाना पसंद करता है, कतई नहीं। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, कतई नहीं। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है, हो सकता है। घास में पाए जाने वाले परजीवी कीट को खाता है। तो भैया घास में पाए जाने वाले परजीवी कीट भैंस के ऊपर कहां से चिपक पाएंगे, है ना? तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? 15 का राइट आंसर कौन सा जाएगा? एकमात्र जो बच रहा है वो बच रहा है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, भैंस की पीठ पर परजीवी को खाता है ना? 15 का सी, यस, 15 का राइट आंसर आपका सी जाएगा बच्चे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना एवं व्यवहारिक क्रियाएं कराना जो संज्ञानात्मक एवं मंच चालक कौशलों के विकास में आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली एवं परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन एवं पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना। क्वेश्चन नंबर 76 पूछ रहा है कि कौन सा बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? छोटे बच्चे जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का आपका तरीका या उद्देश्य कौन सा नहीं है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के वालों के लिए? कि प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण के बारे में उनके अंदर उत्सुकता जगाना, बच्चों की खोज करने की क्रियाओं में लगाना एवं व्यवहारिक क्रियाएं कराना। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आएगा, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है और बच्चों को परिभाषाओं का बोध कराना, शब्दावली रटाना, ये सब थोड़ा सा निगेटिव सेंस में जा रहा है, और जहां भी निगेटिव सेंस में जाए वो आंसर हमारे लिए बिल्कुल खतरे वाला है। क्वेश्चन नंबर 77, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। बच्चे के रेल के किराए के बारे में बताना है। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 77, आई थिंक जैसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सीटेट में ना, जिनको पढ़ने के साथ में ही आपको उनके आंसर का पता चल जाता है। तो यहाँ मैं होप कर रही हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर का भी मालूम पड़ गया होगा। बस जल्दी से आप मुझे बता दें कि आपने क्वेश्चन नंबर 77 का क्या आंसर मारना है। सिर्फ एक बच्चा हमारे साथ में है, उत्कर्ष, और उसका राइट आंसर आ गया है डी, वेरी गुड। मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता है कि बाद में बच्चे देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये बच्चों को सोचना चाहिए कि अगर लाइव क्लासेस आपके लिए चल रही हैं तो आपको समय पर होना आवश्यक है, जबकि क्लास चलने के पहले ही आपको आधे घंटा पहले बता दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, यानी कि बीज अंकुरण की अवधारणा के बारे में आप बच्चों को किस प्रकार से बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे।
कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन एवं उनके चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। क्वेश्चन नंबर 78, किस प्रकार से आप बीज निष्पादन के बारे में बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है आप सभी इस क्वेश्चन को भी देखते ना मेरे बच्चा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा। बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए और उनका चित्र बनाने की गतिविधि देंगे। बच्चे को बोलते हैं ना टीचर हमेशा ये काम देते हैं। आप देखो आपके घर में कोई बच्चा सच्चा होगा तो वो कक्षा 4-5 में अगर होगा तो हमेशा वो एक ग्लास में ना मिट्टी डाल करके चना बो करके जरूर ले जाता है, क्योंकि ये टीचर उसको टास्क देते हैं बीज अंकुरण की अवधारणा के बारे में समझाने के लिए ही। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आप अपने आसपास की चीजों को ध्यान में रखोगे तो भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण की पुस्तक में जो आपकी पहेलियां शामिल की जाती हैं उनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। बच्चे में अवलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चे में तर्कण शक्ति का विकास करना, बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मकता चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 79, वेल हम 80 क्वेश्चन ही करेंगे, 10 क्वेश्चन हम फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम फिर बाद में कर लेंगे फटाफट वाले में। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताओ बच्चा। 20 क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम। पहेलियां शामिल करने के लिए, और जैसे ही आप यहाँ पे पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। चिड़ियाघर के जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं देंगे आप उसकी अनुमति उन्हें, उसके लिए ही तो आप लेकर के जा रहे हो। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनको ड्राइंग कॉपी साथ ले जाना। जाहिर सी बात है बच्चे ले जाएंगे, थोड़ा सा आनंद भी आएगा। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री लेकर के जाना, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। ये क्यों करेंगे हम। और चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों के लिए कौन सा भोजन खाना या पता लगाना। तो जाहिर सी बात है ये सब काम तो हम करने देंगे, बट द काम जो हम नहीं करने देंगे वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री लेकर के जाना। ये हम नहीं अलाउ करेंगे। तो इस प्रकार आज हमने ईवीएस के आपके करे करीब 20 प्रश्न, ठीक है। और इसी तरह से आपकी रोज एक क्लास चलती है जिसमें हम सीडीपी करते हैं, एक आपकी ईवीएस की क्लास चलेगी। बाकी सिलेबस, ट्रिक्स, टिप्स इन सब के विषय में भी आपको शीघ्र बताया जाएगा। आप सभी जिन बालकों ने इस वीडियो को लाइव नहीं देखा है, बाद में देखेंगे, उनसे मैं एक बार ये बोलूंगी कि यदि मन आएगा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास आपकी चलती रहेगी। सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर रही हूँ मैं। वेल कोई बात नहीं है, अभी आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थोड़ी देर बाद शाम में हम मिलेंगे 7-7:30 बजे के आसपास, और एक बार मिलेंगे हम फिर रात में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय माता जी। स्केप कर रही हूँ भाई तो स्केप करा लो, है ना। चलो ओके उत्कर्ष, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर बाद में।